हमारा विषय है विकसित भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा में आपस में संबंध। और यह बात भी विशेष रूप से दो संदर्भों में निकल कर आती है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा होती है, उसमें उसका प्रारंभिक जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, उसमें इस बात की ओर संकेत दिया गया था। और फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का प्रश्न उठने लगा और प्रायः बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने भी आत्मनिर्भरता का प्रश्न उठाया, शिक्षाविदों ने भी उठाया और फिर उसे विकसित भारत के रूप में देखने का प्रयास किया। क्या इन दोनों में कोई संबंध है अथवा नहीं है? कि बात तो 2047 की है, लेकिन बात तो हम प्राचीन भारत के माध्यम से उस विकास को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या इन दोनों में संबंध है अथवा नहीं है? मैं एक पहले प्रश्न करता हूं। अच्छा प्रश्न नहीं है? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हम में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ी है? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, इसे पूछने के बाद किसे अनुभूत हुआ है कि पढ़नी चाहिए थी? वे भी हाथ खड़ा करें कि पढ़नी चाहिए थी या नहीं पढ़नी चाहिए थी। अगर पढ़नी चाहिए तो हाथ खड़ा करें। अब जो कहते नहीं पढ़नी चाहिए थी, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, उनमें से कोई बता सकेगा क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? चलिए एक और सरल प्रश्न है, ये शिक्षा नीति किसके लिए लिखी गई है? आपके लिए। तो स्वाभाविक है, हमें पता तो होना चाहिए कि अगर 5, 3, 3, 4 की व्यवस्था का प्रश्न है, 5+3+3+4 का प्रश्न उठाया है, 10+2 को हटाया है, तो उसके पीछे कारण क्या है? और जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं तो किस रूप में उसे कहा गया है? भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है वो एक अलग प्रश्न हो सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि पूरी परंपरा का अर्थ ही होता है जो प्रारंभ से लेकर अब तक चला आ रहा है वो संपूर्ण परंपरा के रूप में आ जाता है। कुछ चर्चाएं उसमें होंगी। तो एक तो यह हमें थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रायः सभी के हाथ में, सभी के पास आजकल मोबाइल होता ही है। मैं तो नहीं रखता हूं, लेकिन मोबाइल तो सबके पास होता है और इंटरनेट भी होता है। न जाने हम कितने झूठ उस पर प्रतिदिन बोलते हैं, लेकिन अगर शिक्षा नीति का भी वहां थोड़ा उपयोग करें तो आपको पता लगेगा कितनी बातें इस राष्ट्र ने हमारे लिए सोची। कुछ संकेत देंगे, कुछ बातें उठेंगी। बहुत समय तो नहीं होगा, इसलिए संकेत ही दे सकता हूं। दूसरा प्रश्न जो आपकी समझ है वो आप बताएंगे। विकसित भारत, ये विकसित का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना। आगे बढ़ना और बेहतर होना और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना। विकसित शब्द का अर्थ उन्होंने अंग्रेजी में डेवलप्ड बताया, आपने इवॉल्व बताया। क्योंकि हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं तो विकसित शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कम से कम हमें पता तो हो कि विकसित है क्या। विकसित शब्द में 3 अंश हैं। एक वी का अर्थ विश्लेषण है, एनालिसिस है, कि हम विश्लेषण करें।
अथवा विशेष रूप से भी हो सकता है। और कसित जो है उसमें कस धातु है, जिसका अर्थ होता है खुलना। एक मधु आती है, एक सिरप आता है गले को खोलने के लिए, वो कहलाता है कास मधु। सुना है नाम किसी ने? ये जो गले को खोले। और एक उसमें कता प्रत्यय है जो भूतकाल का पर्याय है, जो भूतकाल के अर्थ में लगता है। जैसे आपने कहा डेवलप्ड में भी जो ईडी है वो भूतकाल का प्रत्यय है, एफिक्स है कि उसमें उस भाग को लाया जाता है। लेकिन यहां यह विकसित भावी अर्थ में आ गया है, जिसका अर्थ यह बनता है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, जो हमारी विभिन्न क्षमताएं हैं, हर विद्यार्थी के पास न जाने कितनी क्षमताएं हैं, वे नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है, परीक्षा में वे प्रश्न किए जाते हैं जिनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है, तो हम समझते हैं कि हमें आता ही नहीं है। मुझे ध्यान आता है एक विद्यार्थी का, बैठा हुआ था परीक्षा भवन में, कुछ लिख नहीं रहा था। मैं समझ गया इसकी स्थिति क्या है, पास गया, पूछा मैंने, बेटा आप लिख नहीं रहे? सर अभी लिखता हूं मैं, और माथे पर हाथ रखा। मुझे पता भी नहीं लिख पाएगा वो। मैंने कहा प्रश्न समझ आया क्या? कहते नहीं। मैंने कहा आओ मेरे पास। उसे साथ ले गया, उसे प्रश्न समझाया, कहता मैं उत्तर लिख दूंगा। और उसे विद्यार्थी ने लगभग 70% अंक प्राप्त किए। उसमें वो क्षमता थी, लेकिन हम अध्यापकों ने प्रश्नों के माध्यम से उस क्षमता का क्या नहीं किया, उद्घाटन नहीं करवाया, उसे जाना नहीं। लेकिन उस बच्चे ने जब अपने उत्तर के द्वारा क्षमता प्रस्तुत कर दी, तो वो क्या बन गया, उसके जानकारी का वो विकास हो गया, यानी यह विकसित के रूप में आ गया। शिक्षा नीति में पहला वाक्य अच्छा होता, आपने पढ़ा होता तो कुछ बात करने में मजा आता। पहला वाक्य कहता है शिक्षा मनुष्य के समग्र विकास का साधन है। समग्र विकास का, संपूर्ण विकास। आखिर ये समग्र विकास क्या है? आखिर ये संपूर्ण विकास क्या है? कैसे पता लगेगा? ठीक है कि जो बीएड कर लेते हैं वे कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, लेकिन उस ऑलराउंड में क्या क्या आना चाहिए? हम कुछ अनुमान तो लगाते हैं, लेकिन कितने सुंदर रूप से प्राचीन भारत में तैत्तिरीय उपनिषद में उसकी समग्र विकास की चर्चा कर दी है। पहला अन्नमय कोश यानी शारीरिक विकास, कि बच्चे का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, यानी शिक्षा का अर्थ बच्चे की शारीरिक विकास की ओर ध्यान भी देना है। इसलिए हम विद्यालयों में प्रायः योग अथवा व्यायाम अथवा खेल कूद का प्रबंधन करते हैं। कुछ लोग नहीं आते हैं, छिप जाते हैं, वो एक अलग प्रश्न हो सकता है। शारीरिक विकास ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कह रहा है। बात 21वीं शताब्दी की कर रहा है, जो भविष्य की बात है, भावी कथन है। लेकिन उत्तर हमारा प्राचीन उपनिषद ग्रंथ दे रहा है। मैं कैसे कहूं, उपनिषद पुराना हो गया है। अन्नमय कोश। दूसरा, शरीर तो है, अगर प्राण तत्व नहीं होगा तो क्या होगा? मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, गिर पड़ूं, लोग आए घबराएं, देखेंगे क्या हो गया। शरीर तो पड़ा हुआ है, और कोई जानता है, डॉक्टर को बुलाया, कहता ये तो गए। इसका अर्थ है कि उस शरीर के साथ प्राण भी चाहिए।
कितने सुंदर रूप से फिर उपनिषद ने कहा, दूसरा कोश प्राणमय कोश है। प्राण का अर्थ है हम जो श्वास लेते हैं उससे जिस शरीर को जीवित रखते हैं। ये प्राचीन भारत कह रहा है। शरीर है, प्राण भी है। एक छोटा सा बच्चा, मां उसे कुछ कह रही थी और वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना। फिर उसने कहा बेटा कर लो। 2-2.5 वर्ष का बच्चा होगा। फिर तंग होकर बच्चा कहे मम्मी मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। अब ये मूड क्या होता है उसे कैसे पता लग गया? तो स्वाभाविक है वो कहना चाहता है मेरा मन नहीं है। न जाने कितनी बातें हमारे मन में ये आया करती हैं। तो शरीर भी हो, प्राण भी हो, लेकिन उसके साथ मन का होना भी अनिवार्य है। तो फिर तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा मनोमय कोश, मन के विकास का भी प्रश्न है। मन में तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं जो उचित भी हो सकती हैं, अनुचित भी हो सकती हैं, अपेक्षित भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। भावनाएं हैं भी तो, इमोशंस हैं। और जीवन इमोशन से नहीं चला करता। जीवन केवल भावनाओं पर नहीं चलता है। तो फिर उचित है या अनुचित है, ठीक है या नहीं है, इसके लिए फिर अगला बिंदु कहता है तैत्तिरीय उपनिषद विज्ञानमय कोश, अर्थात बौद्धिक विकास। विज्ञान शब्द का प्रयोग वहां किया गया है। ज्ञान जानना, विश्लेषण करना, उचित क्या है, अनुचित क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इस बात को समझाने का प्रयास किया जाए विज्ञानमय कोश। और फिर कहा जब इन चारों का विकास ठीक हो जाए, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास ठीक हो जाए, हमारा प्राणों का विकास ठीक हो जाए, जिसके लिए हम प्राणायाम भी किया करते हैं। भारत केवल कहता नहीं है, साथ में उपाय भी बताता है। शरीर के विकास के लिए उसने आयुर्वेद बता दिया। हमारा भोजन कैसा हो, कितनी दीर्घ वहां चर्चा है, आपको अद्भुत लगेगा। दुर्भाग्य से अब आयुर्वेद आचार्य भी आयुर्वेद के मूल ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उन्हें जीवन में संस्कृत नहीं आती है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है। बहुत समय नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बात उसमें आ सकती है। फिजिकल डेवलपमेंट ठीक हो, हमारा प्राणिक विकास ठीक हो, हमारा मन ठीक हो। मन का अर्थ चिंतन करना। आपके अंग्रेजी का जो शब्द ये मैन है, ये मैन मूलता नहीं है, मूल रूप से ये मन ही है, क्योंकि मनुष्य के कारण, मन के कारण ही उसे मैन कहा गया है। बड़ा अद्भुत शब्द है, उसके विस्तार में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। फिर बौद्धिक विकास का प्रश्न है। अंत में कहते हैं ये चारों विकास ठीक हो जाएं, चौथा विकास बड़ा मजेदार है, आनंदमय कोश, अर्थात व्यक्ति अपने में ही प्रसन्नता ढूंढना प्रारंभ कर देता है, जिसे स्पिरिचुअल कह दिया, जिसका अर्थ है कि अपने मन में ही अपने आनंद को ढूंढना। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रसन्नता, आनंद बाहर नहीं मिला करता है। इस कथन के पीछे मेरा एक उद्देश्य यह था। यह कथन तैत्तिरीय उपनिषद में है। अगर मैं इस तैत्तिरीय उपनिषद का नाम नहीं लूं और केवल कहूं कि मनुष्य के विकास के लिए ये 5 तत्व अनिवार्य हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कोई आधुनिक सिद्धांत बता रहा हूं, जबकि आधुनिक सिद्धांत के पीछे प्राचीन सिद्धांत है। मैं कैसे कहूं कि प्राचीन ज्ञान केवल पुराना है, वो आधुनिक नहीं है। और फिर कोश शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है कोश? कोश का अर्थ होता है बंद, जो छिपा हुआ है। मेरी मुट्ठी बंद है, खाली इसमें वायु हो सकती है, लेकिन यह किस रूप में है? कोश का अर्थ बनता है, इसे बड़ा आसान तरीके से उपनिषदों ने समझाया है, बीज। पूरा वृक्ष बीज के भीतर विद्यमान है। द होल ट्री इज विद इन द सीड। व्हाट वी नीड, क्या चाहिए हमें? परिवेश बनाना है,
वायु आने देना है, प्रकाश आने देना है, खाद देनी है, जल देना है, और उसके माध्यम से ही छोटा सा बीज, कोमल बीज भी इतनी सख्त धरती को फाड़कर बाहर आ जाता है। इसका अर्थ है कि हर बच्चे में वह ऊर्जा समाई हुई है, हर बच्चा शक्ति से युक्त है, हर बच्चे में सब कुछ खिलने खिलाने की योग्यता है, जिसे बड़े सुंदर रूप से प्राचीन भारत में चाणक्य ने कहा, अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हर किसी में क्षमता है, आवश्यकता है उस क्षमता को पहचाने तो सही हम, किसमें क्या है। इसलिए प्राचीन भारत एग्जामिनेशन की बात नहीं करता है, वहां परीक्षा शब्द कई और अर्थों में आया हुआ है। मूल्यांकन आज का शब्द है, बार बार वहां आकलन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने 4थे अध्याय के 37वें अनुच्छेद से लेकर 42वें अनुच्छेद तक यही बात लिखी है, हमें आकलन की आवश्यकता है। वी शुड यूज द वर्ड असेसमेंट, नॉट द एग्जामिनेशन एंड नॉट द इवैल्यूएशन। असेसमेंट मीन्स, वहां पर एक शब्द जोड़ा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, जिसका अर्थ बनता है मैं जब तक किसी व्यक्ति को ध्यान से नहीं देखूंगा, उसकी क्षमता को नहीं पहचानूंगा, तब तक मैं उसे कैसे उपाय बताऊंगा। यानी आकलन कहता है परीक्षा प्राण दान की प्रक्रिया है, यह प्राण हरण की प्रक्रिया नहीं है। बच्चे में अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता अनुभूत होती है तो इसका अर्थ है कि हमें निर्देशन देकर उसके विकास का प्रश्न उठाना पड़ेगा। मैं कैसे कहूं ये पुरानी बात है, यह तो आज की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कौन सा विषय है जो नहीं समाया है? आप इसे इस रूप में लीजिए, आज किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, किसी के कार्य के बारे में, किसी के बारे में कुछ कहना है तो फिर एक टेस्ट चलता है, DNA, जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। समझ लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा आज के आधुनिक के DNA का प्रस्तुतिकरण करती है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिला, कोई भी विषय ऐसा नहीं मिला जिसके बिंदु वहां नहीं हो। आप कृषि को ले लीजिए, यह तो कृषि क्षेत्र है। कृषि के समय किस प्रकार से भूमि का खनन करना है, पानी कब देना है, किस उपज को कितना पानी चाहिए, पाराशर के कृषि शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वह आज किसी ग्रंथ में नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी दुकानें खुल गई हैं वास्तुशास्त्र को लेकर। वास्तुशास्त्र केवल वास्तुशास्त्र नहीं है, वास्तुशास्त्र तो भूगोल के रूप में है। कैसे वो भौगोलिकता को परख कर, क्योंकि हर कोने में हम देखें तो कुछ ना कुछ एक विशिष्ट तरंगे उठाकर कुछ रेज हुआ करती हैं, उनकी अपनी गति हुआ करती है, उनकी अपनी क्षमताएं हुआ करती हैं, जिसके अध्ययन के लिए ज्योतिष शास्त्र बन गया, खगोल शास्त्र बन गया, और उसी पर आधारित होकर वास्तु शास्त्र बन गया कि कौन सा स्थान कहां बनाया जाना चाहिए। यह आज की आवश्यकता लगने लगा है और इसका उत्तर प्राचीन भारत दे देता है। आज हर व्यक्ति रोगी दिखाई देता है। कई बार मैं कहा करता हूं इस शहर में हर शख्स परेशान सा। एक व्यक्ति बहुत इधर से उधर, उधर से इधर, न जाने कितना घूमा, कभी जेब में हाथ मारा, कभी उधर मारता, फिर इधर देखे। मैं समझ गया क्या कारण है। मैंने कहा प्राण तत्व घर रह गए या खो गए, मोबाइल खो गया या घर रह गया, पता नहीं कहां चला गया। अरे सुख का अनुभव करो, नहीं है तो आज शांति तो रहेगी। आप भी सोचोगे पता नहीं कैसी शांति रहेगी, तो अशांति हो जाएगी।
मन भटकता है। आपने योग दर्शन का नाम लिया, कितने सुंदर रूप से योग दर्शन ने पहला सूत्र यही दे दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ है जो हमारा मन भ्रमित होता है, कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है, वो चैन से नहीं बैठता है, कैसे उस मन को अपने नियंत्रण में किया जाए, वह योग दर्शन है। साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा, योग दर्शन का प्रत्येक सूत्र मनोचिकित्सा का प्रश्न उठाता है। आयुर्वेद, आपको आश्चर्य लगेगा, लोग समझते हैं आयुर्वेद केवल औषधियों का ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। जीवन का कोई पक्ष, नो एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ is not untouched by that one. Every aspect is touched. हर पक्ष को छुआ है, यहां तक बताया गया है। जो आज हम यहां कर रहे हैं, जिसे हम सेमिनार्स कहें, कन्वेंशन कहें, कुछ भी कहिए, आयुर्वेद में यह भी बता दिया गया है कि मेडिकल के विद्यार्थी किस प्रकार से सेमिनार्स कर सकते हैं। उसे परिषद कहा गया है, परिषद में बैठे, किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने विशेषज्ञ होने चाहिए, इसकी चर्चा भी आयुर्वेद का चरक संहिता करती है। शोध किसे कहते हैं, अनुसंधान किसे कहते हैं, इस शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ा बिंदु पहली बार खुले रूप में अपने में समाहित किया और कहा गया, 17वां अध्याय उसका पूरा का पूरा कहता है, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी भारत में एक अनुसंधान प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, प्रतिष्ठान बनाया जाएगा। और जब पहला हमारा भारत में आयोग बैठा था शिक्षा संबंधी, सन 1948 और 50 में डॉक्टर राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष थे। उस आयोग को बनाया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो उसने एक बात लिखी, दुख होता है कि उसे लोगों ने पढ़ा नहीं, जाना नहीं, कुलपतियों ने नहीं पढ़ा, नहीं तो कम से कम हमारी विश्वविद्यालय की शिक्षा का रूप यह ना होता जो आज हो चुका है। वहां लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय शिक्षा का अर्थ है ज्ञान का निर्माण, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, इन्वेंटर, स्कॉलर एंड रिसर्चर। तीनों में अंतर किया है। इन्वेंटर जो प्रतिभाशाली, स्वाभाविक रूप से जिसे बुद्धि प्राप्त होती है, कुछ नई खोज निकालता है। मैं कहता हूं यह क्षमता बच्चों में होती है, कम से कम रिसर्च स्कॉलर्स या योजनाओं या परियोजनाओं या प्रोजेक्ट लेने वालों के पास तो नहीं होती, वो तो जबरदस्ती कर रहे होते हैं। बच्चे जिस प्रकार से बहुत सारी बातें जानते हैं, उपाय खोजते हैं। आप किसी बच्चे से बात कीजिए ना, नहीं जानता होगा तब भी कुछ ना कुछ कह देगा, वो इन्वेंटर के रूप में आ जाता है। स्कॉलर जो पढ़ता है और बातों को बताता है। फिर कहा रिसर्चर, जो इन दोनों के साथ जुड़ता है, जिसकी आज चर्चा की है, उसने साफ तौर पर कहा कि रिसर्चर होना चाहिए। रिसर्चर का अर्थ है सत्य को खोजना, और ये आज की बात नहीं है। ईशोपनिषद में 17वां मंत्र कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपाविणु सत्य धर्म दृष्टये। हे सूर्य, मेरी आंखें आपके प्रकाश के कारण चुंधिया रही हैं, मैं सत्य को नहीं देख रहा हूं, कृपा करके अपनी किरणों को समेट लो ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। यह है अनुसंधान, जिसे आज कहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में कुछ और है। मैं कहता हूं, उसे एक उदाहरण से बताऊंगा। मैं किस, आप BHU की छात्रा हैं तो BHU जाना पड़ा मुझे, वंदना जी। वहां इंटरव्यूज थे, प्रोफेसर एसोसिएट से प्रोफेसर बनना आदि आदि, तो एक प्रोफेसर बनना चाहते थे। मैंने पूछा
आप बीएचयू क्यों आना चाहते हैं? जहां है वहीं रहिए। विद्यार्थी आपको जानते हैं, नहीं सर हमें लगता है यहाँ आकर मुझे बहुत रिसर्च के अवसर मिलेंगे। मैंने कहा फिर तो आपको नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर रिसर्च करने के लिए नहीं होता है, प्रोफेसर सर्च करने के लिए होता है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड रिसर्च। खोजे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना रिसर्च है, और नए तत्व को निकालना सर्च है। वही इन्वेंटर है। अनुसंधान की आवश्यकता आज है, लेकिन बता उपनिषद ने दी है। आज मल्टीडिसिप्लिनरी की चर्चा हो रही है, बहु अनुशासनात्मकता की चर्चा हो रही है, और चरक संहिता ने बड़े स्पष्ट कहा है, जिस वैद्य ने केवल एक ग्रंथ पढ़ा है, अपने विषय को जाना है, वो तस्कर है, यानी चोर है। सच्चाई तो यह है, एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए उसके पास अनेकों विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यह है मल्टीडिसिप्लिनरिटी। मैं कैसे कहूं, ये पुरानी बात है। पढ़ने पढ़ाने की जब चर्चा करते हैं, आप किसी बीएड कॉलेज में जाइए तो कहते हैं जी 3 प्रकार की बातें होती हैं। पहले जानिए, मैं भावना जी से बात कर रहा था कि पहले जानिए, फिर चिंतन कीजिए, फिर उसके बाद उसका उपयोग कीजिए। उसे कहा गया अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन्स। यह प्रक्रिया आज की नहीं है। यह प्रक्रिया भी उपनिषदों की देन है। उसने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण जो आज पठन के अर्थ में आ जाता है, चीज को सुनो या जानो, लेकिन समझ कब आएगा? मनन, उस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, क्यों का प्रश्न लगाइए, और फिर कैसे व्यवहार में आएगा, कैसे को लाइए। यानी उसे कहा गया प्रैक्टिस इन लाइफ। उसे कहा निधिध्यासन, यानी इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, क्या, क्यों और कैसे। और एक नैष्क्रिय चरित्र काव्य है, वो तो और भी सभी आगे चला गया है। वो कहता है 5 सोपान, देयर आर 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अधीतिहि, जानिए, बोधः, समझिए, अभ्यासः, प्रैक्टिस कीजिए, प्रयोगः, व्यवहार में लाओ, फिर प्रसारः, इसका जगत को दान कीजिए, इसका प्रसार कीजिए। मैं इसे प्राचीन ज्ञान कहूं या आज का ज्ञान कहूं, मुझे तो एक तत्व भी नहीं मिला जिसे मैं कहूं कि यह प्राचीन है और आज का लिए उपयोगी नहीं है। नॉट ए सिंगल फैक्ट आई हैव फाउंड। हर वर्तमान का आधार प्राचीन हुआ करता है। भाषा की बात आपने कही, अद्भुत है। एक भर्तृहरि हुए हैं, उन्होंने बड़े साफ लिखा है, वो काव्य शास्त्रों में भी आया है, यानी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ लिटरेचर, उसमें भी आया। कहता है न सो संप्रत्ययो लोके, न सो अस्ति संप्रत्ययो लोके, यानी कोई भी ऐसी संकल्पना विश्व में नहीं है जो भाषा के बिना चलती हो। कितना गहरा अनुभव है, कितना गहरा अनुभव है ये। हम सभी भाषा की चर्चा करते हैं और फिर नाट्यशास्त्र कहता है भाषा केवल बोल कर नहीं आती है। आपने किसी को कुछ कहा और उसने सिर नीचे कर लिया, आप समझ गए ये कहना क्या चाहता है या चाहती है। संकेतों की भाषा क्या होती है, कितना विस्तृत वर्णन नाट्य शास्त्र में मिल जाता है। मैं कैसे कहूं, भारत का ज्ञान प्राचीन पुराना है। प्रश्नकार भूल गए
अरे शहर का बच्चा विज्ञान पढ़ता है, गांव का बच्चा विज्ञान जीता है। भारतीय परंपरा विज्ञान जीते की परंपरा है, वो केवल किताबों की परंपरा नहीं है। इसलिए यह सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और इसे कभी पुरातन नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि इस परंपरा की गहराई में जाकर समझने की है, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं देखता हूं बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें कह देते हैं। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा हम शिक्षा की 21वीं शताब्दी के कह रहे हैं, लेकिन हमारा आधार हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है। इतनी बात कहकर समय सीमा को देखते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।